प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट सेकंड पर आज हम चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट में आपको 21 सेकंड में रहेगा हिंदी उपन्यास एवं कहानी का उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियाँ। तो इन पर आपको आज ध्यान देना है कि उपन्यास क्या है, जो हम पूर्व की इकाई में पढ़कर आए हैं। उपन्यास जो है वो विस्तृत विधा है ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको देना पड़ेगा कि उपन्यास की परिभाषा क्या हो सकती है। क्या है उपन्यास? स्पष्ट होता है उपन्यास, लंबा समय लेने वाला होता है उपन्यास, समय लगता है, परंतु उसमें आकांक्षाएं बढ़ती जाती है। जो उपन्यास को हम पढ़ते जाते हैं हमारी उत्कंठा बढ़ती जाती है, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के संदर्भ में और क्या कहा जा रहा है, क्या कहा है, ऐसा होता है। तो इसकी परिभाषा के संदर्भ में हम चर्चा करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने उपन्यास की परिभाषा कही है कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ही उपन्यास है। और संस्कृत लक्षण ग्रंथों में इसकी परिभाषा भी कही गई उपन्यास की। वो क्या है? उपन्यास प्रसादनम। क्या? उपन्यास प्रसादनम, अर्थात आनंद प्राप्त करना ही उपन्यास है। उपन्यास जो है वो हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा है, उपन्यास। ठीक है बेटा, हुआ ये स्पष्ट हुआ कि साहब उपन्यास किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, उद्भव और विकास। हिंदी में जो उपन्यास शब्द है वो बंगला साहित्य से लिया गया है, बंगला साहित्य से आया है, तथा हिंदी उपन्यासों ने प्रारंभ में बंगला उपन्यासों से सामग्री ग्रहण की है। कैसे? देखिए, भारतेंदु युग में जो प्रथम बार हिंदी में बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्त आदि के उपन्यासों का अनुवाद किया गया। हिंदी के उपन्यासों का उद्देश्य जो था वो पाठकों को अधिकांशतः कल्पनालोक में विचरण करना तथा उनका मनोरंजन मात्र ही था। पहले उपन्यास का ही था। साहित्य जगत में प्रेमचंद जी के अवतीर्ण होने पर ही उपन्यासों में सामाजिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया गया। ये होती दूसरी बात। तीसरी बात आती है कि साहब प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यास का क्या हुआ साहब? प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास, ध्यान दें आप, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित श्रद्धाराम पुल्लोरी की भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। यह सामाजिक उपन्यास है जिसकी नायिका भागवती में ही नहीं अपितु सभी पात्रों में आदर्श की स्थापना की गई है। दोनों उपन्यासों के बाद हिंदी का जो मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु आता है, जिसकी रचना श्रीनिवास द्वारा 1882 में की गई। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य यह था कि विपत्ति में ही अपने और अपने पराये की पहचान होती है। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाए। इन्हीं का दूसरा उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। सन 1893 में पमदेवी प्रसाद शर्मा ने सुंदर सरोजनी नामक रोचक उपन्यास लिखा। गौरी दत्त का गिरजा नामक उपन्यास सन 1904 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने भी बंगला के कृष्णकांत का हिंदी में अनुवाद किया। इन्हीं के दो मौलिक उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। इसमें नारी की समस्या का अंकन किया गया है।
देवकीनंद खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। इसके पश्चात किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है, जिन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और तिलस्मी उपन्यास लिखे, जिनकी संख्या लगभग 60 से भी अधिक मानी जाती है। कुछ और उपन्यासकार हुए हैं, जैसे गोपाल प्रसाद, हरिकृष्ण जौहर, बलदेव प्रसाद मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जनार्दन झा, जयराम दास गुप्त, निहाल चंद वर्मा आदि आदि। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साहब प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास आया। ये तो आपने प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास के संदर्भ में हमने चर्चा की। अब आता है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, हिंदी उपन्यास। एक आलोचक का कहना है कि प्रेमचंद जी के पदार्पण के पूर्व तक हिंदी उपन्यास मानो अविकसित कलिका की भांति मौन एवं चेतनहीन सा हो रहा था, ऐसा आलोचकों का कहना रहा। प्रेमचंद जी की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वह जग उठा, खिल उठा और मुस्कुराने लगा। उसमें सेवा सदन में इन्होंने लिखा, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए उनके सुधार के उपाय बताए गए हैं। वे प्रेमाश्रय में ग्रामीण जीवन की ओर मुड़े हैं। रंगभूमि में उनकी कला का विकसित रूप मिलता है। निर्मला में विधुर विवाह के दुष्परिणाम की करुण कहानी है। कर्मभूमि में राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। गोदान उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमर कलाकृति है। वर्ग वैषम्य की चित्रण जो है वो गोदान का मूल उद्देश्य है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। प्रसाद जी प्रेमचंद जी की ही विभूति हैं। उन्होंने कंकाल, तितली और इरावती ये 3 उपन्यास लिखे। कंकाल में भारतीय स्त्री की असहाय अवस्था को चित्रित किया है। तितली में ग्राम सुधार की भावना को प्रस्तुत किया है और इरावती जो है वो उनका अधूरा उपन्यास रहा। 5वीं बात आती है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यासकार हुए हैं उन्होंने सामाजिक, व्यक्तिवादी, समाजवादी, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। सियाराम शरण गुप्त, विशंबर कौशिक, अमृतलाल नागर और फणीश्वर नाथ रेणु ने सामाजिक उपन्यास लिखे। कौशिक जी ने माँ और भिकारणी नागर जी के महाकाल, बूंद और समुद्र तथा रेणु जी का अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जी का मेला आंचल सामाजिक उपन्यास है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्र नाथ तस्क और उषा देवी मिश्र ने व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे। वाजपेयी जी के पतिता की साधना, 2 बहनें, चलते चलते, अंचल की चढ़ती धूप, नई इमारत तथा उषा देवी मिश्र के बचपन का मोल तथा जीवन की मुस्कान व्यक्तिवादी उपन्यास हैं। यशपाल, नागार्जुन, रागे राघव आदि समाजवादी उपन्यासकार हुए। जनेंद्र कुमार जैन, इलाचंद जोशी और अज्ञे जी ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे हैं। आज हिंदी उपन्यास साहित्य का भंडार भरने के लिए अनेक उपन्यासकार उपन्यास लेखन में अग्रसर हैं तथा भविष्य में अनेक अच्छे उपन्यास लिखे जाने की आशाएं हैं। अब उपन्यास, कोई भी उपन्यास को जब हम समझाते हैं सब उपन्यास, तो उपन्यास के तत्व कौन कौन से हो जाते हैं। उपन्यास के प्रमुख तत्व 6 माने गए हैं।
कौन कौन से रहेंगे वो? पहला तो रहेगा कथा वस्तु, ठीक है, क्या क्या भूमिका है, क्या इसकी मुख्यता है। दूसरा जो बिंदु आता है उसमें वो आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। किन पात्रों ने क्या चरित्र चित्रण किया, किन का क्या अभिनय रहा है। तीसरी बात आती है कथोपकथन। कथोपकथन से मतलब होता है संवाद, बातचीत, चर्चा, उसको हम तीसरा पॉइंट कहते हैं कथोपकथन। चौथी बात आती है देश काल, किस स्थिति परिस्थिति में कैसी स्थिति थी तब अब लिखा गया, क्योंकि परिवेश ही प्रभावित करता है किसी लेखक को लिखने के लिए। तो परिस्थिति के अनुरूप हम देश काल परिस्थिति जैसे हम कहते हैं। वो पांचवी बात आती है भाषा शैली, किस भाषा शैली में इसको लिखा गया है, किस शैली का उपयोग किया गया है। और छठवां होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य से इस उपन्यास और कहानी को लिखा गया है। तो ये तो साहब हुआ आपका उपन्यास, ये उपन्यास खंड हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कहानी की। ये तो उपन्यास हुआ है, उपन्यास विस्तृत होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता उपन्यास। ये उपन्यास जो होता है वो एक बैठक में पढ़ने वाली विधा नहीं है साहब, बहुत समय लगता है इसको पढ़ने के लिए, है ना। कंटिन्यू बैठेंगे तब आप पढ़ पाएंगे। और इसमें जे बस हमने आपको कहा ना कौतूहल होता है इसमें, बड़े जल्दी पढ़ते हैं लोग, इसलिए पढ़ते क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा, इस पात्र का क्या होने वाला है ये। मगर कहानी जो है वो संक्षिप्त विधा है, एक बैठक में पढ़ी जाने वाली विधा है कहानी, बड़ी रोचक होती है। कहानी के बारे में तो ये कहा गया है कि जब से हमने आँख खोली तब से कहानी चालू हुई। तो कहानी का विकास तो देखिए आप आरंभ से ही हुआ है। हर आदमी को कहानी सुनाते हैं आप, उपन्यास तो नहीं सुनाते हैं। संत बनाने कोई देख कहानी सुना देते कहानी में आदमी का, तो कहानी तो शुरू से चलती आई है। तो देखिए कहानी का इतिहास हम थोड़ा सा देखें, क्या है कहानी। तो कहानी की परिभाषा यदि हम करें तो क्या हो जाता है, देखिए हिंदी के गद्य साहित्य में कहानी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अपने सहज आकर्षण एवं मनोरंजकता के कारण बहुत लोकप्रिय रही है। जब व्यक्ति किसी घटना को अभिव्यक्त करने लगता है और वहीं से कहानी का जन्म हुआ है। जैसे हमने आपको भी बताया, मानव जीवन में घटित होने वाली तमाम घटनाओं में से कहानी एक मुख्य घटना, भाव, चरित्र, विचार या समस्या को केंद्र बिंदु मानकर निर्मित होती है। देखिए कहानी चरित्र प्रधान होगी, है ना, या कोई घटना प्रधान होगी इत्यादि होती, भाव प्रधान होगी, कहानी के बिंदु होते हैं। अब महान कहानीकार प्रेमचंद जी ने क्या कहा कहानी के शब्द में, ये भी जरा देख लीजिए आप। तो कहानी में बहुत विश्लेषण की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं होती, ये प्रेमचंद जी का कहना है। क्या कहानी में बहुत विश्लेषण की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंश दिखाना है। केवल हम एक भाग के लिए बताते हैं। हमने आपको कहा ना कि भाव होता है या चरित्र होता है या कोई घटना होती है, इस पर हम अब आप ध्यान दे लेंगे। कहानी ज़रा इतनी पढ़ के पढ़िए हमने, मत समझाएं, आपको समझ में आ जाएगा कहानी के बारे में। और श्री अज्ञे जी ने भी कहा है कहानी के बारे में, क्या कहा जरा देखिए। वो कहते हैं कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। बहुत बढ़िया है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। इसी के तारतम्य में श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार के अनुसार जिनने कहा है घटनात्मक एकहरे चित्रण का नाम ही कहानी है। और एक और विद्वान को देखें तो कहते हैं वो श्री मोपासा के अनुसार कला की संपूर्णता ही कहानी है। बस कहानी कला की संपूर्णता की कहानी है। अब कहानी का स्वरूप क्या होगा भाई, नंबर दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो क्या स्वरूप है कहानी का। कहानी बहुत प्राचीन विधा है, हमने आपको बताया ना, बहुत प्राचीन है। हमने आपसे कहा था जन्म लेने के बाद जब व्यक्ति आँख खोलता है तो कहानी सुनता है, ये कहानी का विकास है। हम नहीं समझते फिर भी सुना आता है, सुनाई जाती है। तो कहानी बहुत प्राचीन विधा है, समय के साथ साथ उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा है। घटना प्रधान से लेकर चरित्र चित्रण तथा चरित्र चित्रण से लेकर चित्रण से लेकर चित्रण से लेकर अंतर्गत की दिव्य छटा तक कहानी लिखने का उपक्रम विकसित हो गया है। यही कारण है कि समय के साथ कहानी की परिभाषाएं बदलती गईं।
आज कहानी जीवन का बिंब बन गया है। वह गद्य साहित्य का छोटा, सुगठित और अपने आप में पूर्ण एक कथा रूप है। जीवन के जितने रूप हैं, कहानी भी उतने ही रूपों में हो सकती है। अर्थात कहानी अपने छोटे या बड़े रूप में जीवन का व्यापक अंकन करती है। ठीक, अब कहानी की उपयोगिता आ जाती है। कहानी की उपयोगिता क्या है? तो अब कहानी मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगिता रखती है। निम्न बिंदुओं के द्वारा हम उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि कहानी से मानवीय मूल्यों के संरक्षण एवं नवनिर्माण के प्रति जागरूकता मिलती है। दुनिया का व्यावहारिक वास्तविक जीवन जीना वह सिखाती है। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं आप, जाति, धर्म, राष्ट्र आदि के संकुचित घेरों को तोड़कर मनुष्य को मनुष्य के रूप में रहना सिखाती है, वो कहानी है। तीसरा पॉइंट ले लीजिए आप, कहानी तभी सफल होती है जब वह उपयोगी हो। और चौथा और अंतिम पॉइंट इसमें होगा, कहानी मानव हृदय के व्यवहारिक जीवन से जुड़ी होने से अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है और मानव सुधार का प्रयत्न करता है। ठीक, चौथा पॉइंट आ जाता है, हिंदी कहानी साहित्य के विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में हिंदी कहानी को विभाजित किया गया। पहला उसका माना जाता है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक काल माना जाता है 1900 से लेकर 1920 तक। दूसरा जो काल आता है वो हिंदी कहानी का मध्यकाल कहा जाता है, 1920 से लेकर 1936 तक का काल माना जाता है। तृतीय आ जाता है वर्तमान कहानी का प्रतिकाल, जो 1936 से लेकर 1950 तक आ जाता है। चौथा और अंतिम काल आता है हिंदी कहानी का काल, जो 1950 से लेकर आज तक चल रहा है। तो 1950 से आज तक कहानी का जो क्रम, कहानी के विकास आंदोलन की कहानी कह रहा है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किशोरी लाल की इंदुमती मानी जाती है। सन 1902 में तो गोस्वामी जी की दूसरी कहानी गुलबहार भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत सन 1902 में भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, 1903 में रामचंद्र शुक्ल की पंडित और पंडितानी आदि कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस युग में बंगला की अनेक कहानियों के हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार 20वीं सदी के प्रथम दशक में हिंदी कहानी का जन्म हो चुका था। दूसरी सदी देखते 20वीं सदी में द्वितीय दशक में हिंदी कहानी का बड़ी द्रुत गति से विकास हुआ। इस दशक में जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ कौशिक, आचार्य चतुर्थ शास्त्री, इलाचंद जोशी आदि ने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। इस प्रकार समष्टि रूप से देखा जाए तो इस युग में विभिन्न शैलियों की कहानियाँ लिखी गई हैं, क्योंकि यह समय हिंदी कहानी का प्रयोग काल था। राजा जी की कानों में कंगना नामक कहानी बहुत प्रसिद्ध रही। कौशिक की रक्षाबंधन और ताई शीर्षक कहानी की गणना हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उसने कहा था कहानी इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक के में प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियाँ कला विकास करते हुए चरमोत्कर्ष की स्थिति तक पहुँचती हैं। प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियाँ इसी काल में सामने आती हैं। उनकी कहानियों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ, स्वर्ण के खंडहर आदि प्रमुख हैं, जिन्हें हिंदी कहानी का श्रृंगार माना जाता है। प्रसाद जी के विपरीत प्रेमचंद जी यथार्थवादी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने एक नए विश्वास के साथ कहानी को अपनी यथार्थपरक समाजवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। प्रेमचंद जी का कहानी साहित्य बड़ा विशाल है। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लगभग 360 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी,
हैं कामना तरु, आत्माराम, ईदगाह, पंच परमेश्वर आदि प्रमुख रहीं। इस युग में कौशिक, सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, सियाराम शरण गुप्त, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी आदि इस युग के कहानीकार हैं। अब हम देखते हैं कि तो प्रेमचंद जी के उपरांत हिंदी कहानी उपन्यास के समान बहुमुखी रूप धारण कर विकसित हुई। इनकी प्रमुख दो धाराएं रहीं, समाजवादी और प्रगतिवादी भी कहा जाता है। और व्यक्तिवादी समाजवादी वर्ग में कहानीकारों में यशपाल रागे राघव, राहुल शांस्क्यात्यान, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, उपेंद्र नाथस्क आदि थे। विकासवादी कहानियाँ जैसे जयनंद कुमार जैन, अज्ञेय और आज़ादी के बाद लिखी गई कहानियाँ में उल्लास और स्वदेश आक्रोश की मिली जुली कहानियों का चित्रण मिलता है। आनंद प्रकाश जैन और मनहर चौहान, महीप सिंह, कुलभूषण, सुदर्शन चोपड़ा आदि नए कहानीकार थे। सन 1950 के बाद हिंदी कहानीकारों में धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, निर्मला वर्मा, शिवप्रसाद सिंह, शमशेर सिंह, विष्णु प्रसाद प्रभाकर, अमरकांत, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नारायण, गंगा प्रसाद, विमल राजेंद्र राव आदि प्रमुख रहे, जिन्होंने कहानी में शिल्प तथा भाव को विविध रूप में प्रस्तुत किया। अन्य नए कहानीकारों में शिवानी, रजनी, पनिकर, शालमा सिद्दीकी, मन्नू भंडारी, शांति अग्निहोत्री, जिनका कृष्णा अग्निहोत्री आदि प्रमुख हैं। और पांचवी बात आती है इसमें कि मूल रूप से कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं। साहब एक खास बात है इसमें देखिए, तो मूल रूप से कहानी के उद्देश्य क्या माने जाते हैं। पहला इसमें आ जाता है किसी विशिष्ट प्रवृत्ति को जागृत कर हृदय को संवेदनशील बनाना ही कहानी का उद्देश्य होता है। दूसरी बात होती है कहानी की किसी विचार या सिद्धांत का प्रतिपादन या खंडन करना। तीसरी बात होती है सुंदर भाव चित्रों द्वारा मनोरंजन करना। ये कहानी का तीसरा उद्देश्य होता है। अब हिंदी कहानी के प्रमुख तत्व, क्योंकि कोई भी कहानी आपको लिखना है, जैसे आपने उपन्यास लिखा, उपन्यास के बारे में तत्व बताए थे प्रमुख, ऐसे हिंदी में भी प्रमुख तत्व होते हैं। पहला तत्व क्या होता है, कथा वस्तु। दूसरा तत्व होता है जिस पे हमें कहानी लिखना पड़ती है, वो है पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरी बात होती कथोपकथन या संवाद। चौथा होता है वातावरण, जो हमने आपको बताया था वातावरण क्या रहा उस समय का। और पांचवी बात होती शीर्षक या उद्देश्य। और छठवीं बात होती है इसका भाषा शैली आदि तत्वों के आधार पर कहानी अथवा उपन्यास को स्पष्ट किया जाता है। और ये आज आपकी द्वितीय यूनिट उपन्यास और कहानी के विकास के संदर्भ में हमने संक्षिप्त जानकारी दी। इसको आप मनन चिंतन करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।